नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट 2.0 पर। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आया हूं जो कि भारत की जनगणना होने वाला है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। और देखिए, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं भारत की जनगणना। देखिए, भारत की जनगणना जो है, जनगणना मतलब भारत में कितने लोग हैं इस चीज़ की जनगणना। एक तमाम उसके आधार हैं, जैसे लिंग के आधार पे और सब। इस देखिए फ़ायदा क्या होता है, ये जनगणना से जो फ़ायदा होता है, भारत में कितने लोग हैं ये जब सरकार को पता रहेगा तो उसी हिसाब से उनके लिए काम किया जा सकेगा। इसलिए ये जनगणना कराना, जनगणना का एक कॉन्सेप्ट पहले ही आया था। ये अंग्रेज़ों के समय में कॉन्सेप्ट आया था, जो कि इसकी शुरुआत 1872 में ही हो गई थी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हों कि जो अब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो संविधान में जनगणना का भी प्रोसेस लिखा गया है कि जनगणना कराई जाएगी। ये आप जब संविधान पढ़ेंगे तो इसके धारा 246 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत की जनगणना ये संघ के दायित्व है। मतलब भारत की जनगणना कराने का जो काम है ये संघ कराएगा। संघ मतलब केंद्र सरकार कराएगी। और ये सब चीज़ें आपको 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, अब जनगणना करानी है तो कराएगा कौन? ये कराएगा कौन? गृह मंत्रालय का ये काम है कि जनगणना होनी चाहिए। किसका काम है? गृह मंत्रालय का काम है कि जनगणना होनी चाहिए। और गृह मंत्रालय उसको कराने के लिए एक भारत का महापंजीयन नियुक्त करेगा, जो कि इस जनगणना के प्रोसेस का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। और एक जनगणना आयुक्त होगा। ये लोग सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इस जनगणना कराने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि शुरुआत ही अंग्रेज़ों के समय में हुई थी। आप लोग देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। और चूंकि नियमित जनगणना होनी है तो नियमित जनगणना की ये शुरुआत कौन किया? लॉर्ड रिपन ने कहा कि नियमित जनगणना होनी चाहिए। और ये 1881 में कहा, जो कि एक नियम बन गया। और तब से लेके आज तक हमेशा हर 10 साल पे जनगणना हो रही है। क्योंकि अभी ये टूटा कब क्रम? ये 2021 में क्रम टूटा, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 में जनगणना होने के बाद 21 में कुछ कारणवश, या आप मान लीजिए कोरोना के कारण से, जनगणना नहीं कराई गई। इसलिए हम लोग इस वीडियो में जितने भी डाटा होंगे वो 2011 की जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग 2011 की पढ़ना है, तो इसलिए पहले देख लेते हैं स्वतंत्र भारत। जो हम लोगों का भारत 1950 में, 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1940 में संविधान लागू हुआ, तो सारे अधिकारी वगैरह बने। तो स्वतंत्र भारत में जो पहला जनगणना आयुक्त था वो कौन था? आर्य गोपाला स्वामी जी। ये पहले जनगणना आयुक्त हुए थे अपने स्वतंत्र भारत के, आर्य गोपाला स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं। आइए 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। 2011 जनगणना देखिए 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। क्योंकि 1881 में ये कहा गया कि हर 10 साल पे होगी, और 1872 पे पहली जनगणना हुई थी, तो 15वीं जनगणना 2011 में हुई। और स्वतंत्र भारत की 7वीं, 51 से जब 11 तक जोड़ेंगे तो आप लोग 7 जनगणना हो चुकी थी। ये 7वीं, 6 जनगणना हो चुकी थी, ये 7वीं जनगणना 2011 वाली थी। और 21 में अगर होती थी 8वीं होती। देखिए कब होती है। अब देखिए 2011 से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 2011 में जो जनसंख्या थी वो कितना था? वो हमारा था 121 करोड़ 8,54,977। 2011 जनगणना के हिसाब से इतने लोग भारत में मौजूद थे, जिसमें आपके 62 करोड़ पुरुष थे और 58 करोड़ महिला थी। 62 करोड़ 32,70,258।
और ये आपका 51% पुरुष थे और 48% महिलाएं थीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है जनसंख्या घनत्व तो 325 से बढ़कर 382 हो गई, क्योंकि ये तो पॉइंट लिख दिया गया। लेकिन अब इससे पहले आप लोगों को जानना चाहिए जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है। देखिए, जनसंख्या घनत्व जो है वो एक वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर में जितना एक क्षेत्र है उसमें कितने लोग पहले रहते थे, वो जनसंख्या घनत्व है। और ये घटी एक बढ़ी है, ये पहले कितना थे अब कितने हो गए, ये इसमें लिखा है। देखिए, जनसंख्या पहले कितने थे, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, 325 लोग रहते थे। और अब कितने रहते हैं, 382 रहते हैं। मतलब जन पहले 1 वर्ग किलोमीटर में लोग ज़्यादा रहते थे, अब पहले कम रहते थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। अब 2021 में जब जो होनी थी या जो मतलब आगे होगी उसमें शायद और बढ़ गए होंगे। इसके बाद देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा गया है। तो पहले 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी, 933 महिलाएं थी, और अब 943, मतलब ये भी बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है कि औसत जो महिलाओं का पुरुषों का था वो थोड़ा सा बढ़ा है। और शिशु लिंगानुपात, शिशु देखिए, शिशु इसमें जो शिशु की कैटेगरी है वो कितनी है, वो आपकी 0 से 6 के बीच में है। मतलब 6 साल से छोटे बच्चे जितने हैं उनकी ये कैटेगरी है। तो शिशु लिंगानुपात कितनी थी, पहले 927 थी, अब 918 हो गया। ये एक चिंता का विषय है कि 927 से 918 हो गया, मतलब पहले बच्चियाँ ज़्यादा थी, अब बच्चियाँ कम हो रही हैं। अब देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे साक्षरता पढ़ लेते हैं। साक्षरता 73% साक्षरता, मतलब जितनी टोटल साक्षरता थी वो 73% पहले थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80% थी, 80% समथिंग, 80% 0.9%, और महिलाओं की 64.6%, मतलब 64.6% महिलाएं साक्षर थीं और पुरुष 80% साक्षर थे। ये देखिए कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोग, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो सबसे कम जहाँ पे साक्षरता दर है वो आंध्र प्रदेश है। हालांकि पहले लोगों को नाम आता है कौन सा, बिहार, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम आंध्र प्रदेश में है। और शहर क्षेत्र में सबसे कम उत्तर प्रदेश में। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, कितना, 75.01%। अब और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। क्योंकि केरल साक्षरता के मामले में सबसे आगे है, इसलिए ग्रामीण में भी सबसे आगे है। एक पॉइंट आप लोग देखिए, अगर ना भी कहीं याद आए, अगर आपको साक्षरता से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो केरल जहाँ भी दिख जाए वो मार दीजिएगा, क्योंकि केरल में साक्षरता लगभग लगभग 100% है। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पूर्ण साक्षर राज्य केरल घोषित हो चुका है। तो मतलब केरल साक्षरता के मामले में सबसे अव्वल है, जहाँ पे ग्रामीण भी 93% ग्रामीण पढ़े लिखे हैं। अब आगे देखिए, अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है। एक अनुसूचित कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी की कितने लोग हैं, 20 करोड़ लोग टोटल भारत में एससी हैं, जो कि 16.6% होते हैं। और इनमें लिंगानुपात कितना है, 945। और मतलब 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल में इनकी वृद्धि 20.8% वृद्धि हुई है। और अब एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में मतलब अनुसूचित जनजाति में इनकी संख्या कितनी है, 10.43 करोड़। 120 करोड़ में 10.43 करोड़ एसटी हैं, और 20 करोड़ के आसपास एससी हैं। इनकी कितना है, 8.6% ये हैं टोटल। और इनका लिंगानुपात 990 है। देखिए,
अनुसूचित जनजाति में मतलब एसटी में लिंगानुपात सबसे अच्छा है 990। अब पढ़ लेते हैं राज्य वाइज जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक पहला है उत्तर प्रदेश 16.51%, दूसरा है महाराष्ट्र 9.28%, तीसरा है बिहार 8.6%, चौथा है पश्चिम बंगाल 7.54%, इसके बाद है आंध्र प्रदेश 6.9%। ये हो गया सबसे अधिक 5 राज्य जो जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या पढ़ ली, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या किसमें है? सिक्किम में। कहाँ कितना? 0.05%। उसके बाद फिर मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। देखिए अगर 5 नहीं याद है तो आपको कम से कम 2 तो याद कर रखिएगा। 2 सबसे अधिक, 2 सबसे कम, ऐसे याद रखिएगा। सबसे अधिक कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, ये राज्य की बात है। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश आ जाए वहाँ आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। अब देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है, अब देखिए दशकीय वृद्धि, देखिए दशकीय वृद्धि जो होती है वो 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है उसके प्रतिशत को दशकीय वृद्धि कहते हैं। देखिए दशकीय वृद्धि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? मेघालय में, उसके बाद अरुणाचल में, उसके बाद बिहार में। मेघालय में कितनी हुई है? 27.9% मेघालय में हुई है। अरुणाचल में 26% हुई है, और बिहार में 25.4% बिहार में हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि, सर्वाधिक तो पढ़ लिया, न्यूनतम कहाँ पे? सबसे कम नागालैंड में 10 की वृद्धि हुई है, कितना? 0.6%। और केरल में 4.9% दूसरे नंबर पे है, और गोवा 8.2% पे। अब आगे बढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए सबसे जनसंख्या घनत्व, जैसा कि हम बता दिए कि जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक, सबसे पहले नंबर पे है बिहार, जो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं। और पश्चिम बंगाल है 1028, और केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, और हरियाणा 573। अब आगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मतलब 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में कितने? 17 लोग ही 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में रहते हैं। और मिजोरम में 52 लोग, सिक्किम में 86 लोग, मणिपुर में 115 लोग, और नागालैंड में 119 लोग रहते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला पॉइंट लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब 1000 पे कितने महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहते हैं। अब सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक पहला है केरल। केरल में 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। और तमिलनाडु में 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, छत्तीसगढ़ में 991। सबसे अधिक पढ़ लिए, अब न्यूनतम वाले पे आते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में 879 महिलाएं 1000 पे हैं। और जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 894, उत्तर प्रदेश में 912 है। मतलब न्यूनतम लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश भी है 5वें नंबर पे। अब आगे साक्षरता पे। सबसे अधिक साक्षरता वाला 5 राज्य कौन कौन सा है? हम आपसे पहले ही बता चुके वीडियो में कि केरल, जहाँ भी सबसे अधिक साक्षरता की बात हो वहाँ केरल मार दीजिएगा। अगर ना याद आए तो केरल ही, चूँकि मैक्सिमम जगह केरल ही आपको मिलेगा। तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता कितनी है? 94% केरल में साक्षरता है।
केरल के बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पे गोवा 28.7%, त्रिपुरा 27.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले कौन राज्य हैं? देखिए, न्यूनतम में पहले सबसे कम साक्षरता बिहार पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश पे, फिर राजस्थान पे, फिर झारखंड पे, फिर आंध्र प्रदेश। बिहार में कितना है? 61.8% साक्षर लोग हैं, अरुणाचल में 65.4% लोग हैं, राजस्थान में 66.1% हैं, झारखंड में 66.4% और आंध्र प्रदेश में 67% लोग साक्षर हैं। बाकी साक्षरता, सबसे कम साक्षरता कहाँ? बिहार में। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ? केरल में। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब होल में तो मतलब ये हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब पुरुष में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? पुरुष में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? केरल में। सबसे अधिक पुरुष साक्षर केरल में है 96.1%, इसके बाद मिजोरम में है 93.3%, और इसके बाद फिर गोवा में 92.6%, त्रिपुरा में 91.5%, हिमाचल में 89.5%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला कौन राज्य है? पुरुष के मामले में भी बिहार ही सबसे कम साक्षर है। कितना? 71% पुरुष बिहार के साक्षर हैं, और अरुणाचल के 72.6% साक्षर हैं, आंध्र प्रदेश के 74.9% हैं, मेघालय के 76%, झारखंड के 76.8% साक्षर पुरुष हैं। पुरुष का पढ़ लिए अब हम लोग। अब आते हैं महिलाओं पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला कौन राज्य है? सबसे पहले नंबर पे फिर केरल आता है 92.1%, और फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? मिजोरम 89.3%, गोवा आता है 84.7%, चौथे नंबर पे आता है त्रिपुरा 82.7%, और पांचवें नंबर पे नागालैंड 76.1%। ये पुरुषों की, महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत हो गया। अब आइए सबसे कम साक्षरता प्रतिशत पे। सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में ही महिलाएं भी कम साक्षर हैं। कितनी? बिहार में 51 मतलब 51.5%, राजस्थान में 52.5% महिलाएं साक्षर हैं, झारखंड में 55.2%, 55.5% महिलाएं साक्षर हैं, जम्मू कश्मीर में 56.4%, और उत्तर प्रदेश में 57.2% महिलाएं साक्षर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और शहर जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और कम है। मतलब ज़्यादा और कम दोनों पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहले नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग ग्रामीण हैं, और बिहार में 28.7% लोग ग्रामीण हैं, और असम में 85.9% लोग ग्रामीण हैं, मतलब गांव में रहने वाले लोग। इसमें असम में 85.9% है, उड़ीसा में 83.3%, मेघालय में 79 मतलब 89.9% लोग ग्रामीण हैं। अब शहरी जनसंख्या के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? गोवा में। गोवा में 62.2% लोग शहर में निवास करते हैं, और मिजोरम में 52.1% लोग मिजोरम में, तमिलनाडु में 48.4%, केरल में 27.7%, महाराष्ट्र में 45.2% लोग शहर मतलब नगर में निवास करते हैं। अब आ गए सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। वो तो हो गए परसेंट के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं? ये है सबसे, देखिए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में उसके बाद, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, जो कि है 50 50 करोड़ 81 लाख
नहीं, 5,08,18,259 लोग महाराष्ट्र में नगर में निवास करते हैं, और उत्तर प्रदेश में 4,44,95,063 लोग नगर में निवास करते हैं, ऐसे तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला 5 राज्य। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में, इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में। ये देखिए डाटा जो ये लिखा है इसको ना भी आप लोग याद रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये सीरियल नंबर मतलब प्रदेश राज्य का नाम याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला 5 राज्य कौन सा है? सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा 80 लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में। पंजाब में कितने 80 हैं? पंजाब में टोटल जितनी जनसंख्या है उसके 31.9% लोग 80 हैं, और हिमाचल प्रदेश में 25.2% लोग, पश्चिम बंगाल में 23.5% लोग, उत्तर प्रदेश में 20.7% लोग, हरियाणा में 20.2% लोग 80 रहते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे ये तो हो गए परसेंट के हिसाब से, लेकिन संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ कितने 80 हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 हैं। कितने? करीब 4,13,57,608 लोग 80 हैं। कौन से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। और पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270 लोग पश्चिम बंगाल में 80 हैं। बिहार में उसके बाद करीब हैं 1.5 करोड़ के आसपास, और तमिलनाडु में, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब 80 तो पढ़ लिया, अब एसटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कौन से राज्य हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, इसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। प्रतिशत और सर्वाधिक मतलब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिशत मतलब टोटल जितनी जनसंख्या उसके कितने परसेंट लोग उसमें हैं, और उस तरह नंबर वाइज डाटा है जो सर्वाधिक लिखा गया है, और प्रतिशत में टोटल में कितने परसेंट लोग हैं ये सर्वाधिक है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। मिजोरम में 94.4% लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 18.8%, मणिपुर में 35.1% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अब देखिए ये जितने हैं ये सब पॉइंट हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अब अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली ही जनसंख्या घनत्व के मामले में भी सबसे ऊपर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत पर एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। मतलब सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहाँ पे कितना है, कहाँ है? लक्षद्वीप में। सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो गया, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला
दादर नगर हवेली है। ये लक्षद्वीप हो गया, सबसे अधिक और सबसे कम दादर नगर हवेली। अब आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत लक्षद्वीप में है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? दादर नगर हवेली। देखिए, प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछता है, कहीं कहीं केवल राज्य पूछता है। तो जहाँ राज्य आएगा वहाँ राज्य का नाम, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश आएगा वहाँ केंद्र शासित प्रदेश का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा एससी किस केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं? चंडीगढ़ में। और सबसे सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में एससी रहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट देखिए जो कि आपको दिख रहा है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में कोई भी एससी निवास नहीं करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता है, वो कौन सा होगा? उसमें या तो अंडमान या निकोबार लिखा होगा या लक्षद्वीप। इन दोनों जगह कोई भी एससी नहीं रहता है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हैं, और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या मतलब वो तो प्रतिशत हो गया लक्षद्वीप, और जनसंख्या के मामले में क्या? दादर नगर हवेली। जनजाति के मामले में है ये। सबसे ज़्यादा प्रतिशत एसटी का कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? दादर नगर हवेली पे। ठीक है, तो आगे। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुंडीचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुंडीचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। तो इसी के साथ हमारा इस टॉपिक के सारे लगभग इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। अब आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग कर पाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।